नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त परिणय एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल कहानी सुनेंगे में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजकमल चौधरी जी की कहानी जलते हुए मकान में कुछ लोग। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं, वह मकान वेश्यागृह ही था। मंदिर नहीं था, धर्मशाला भी नहीं। शमशाद ने कहा था, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी, सोने के लिए धुला हुआ बिस्तरा मिलेगा, सुबह वहीं नहा धो लोगे, चाय पीकर चले जाओगे। मैंने कहा था, ठीक है, सेल्समैन को और क्या चाहिए। कहीं रात काट लेने की जगह कोई कमरा, कोई भी औरत, और अंत में नींद। औरत बुरी नहीं थी, मगर एकदम टूटी हुई थी। बोली, फालतू पैसे हो तो देसी रम की एक बोतल मंगवाओ। सारा दिन इस औद्योगिक नगरी में चक्कर काटने के बाद मैंने 5,000 रुपयों का बिजनेस कर लिया था। कमीशन के लगभग 300 रुपए मेरे बनते थे। रम की बोतल मंगवाई जा सकती थी, रम की बड़ी बोतल, और सामने से पंजाबी होटल से मुर्गे का शोरबा। औरत खुश होने गई, मेरे गले में बाहें डालकर मचलने लगी। कहने लगी, तुम दिलदार आदमी हो, जरा रात ढल जाने दो, तुम्हें खुश कर दूंगी। मैं ठंडी औरत नहीं हूं। औरतें इस मकान में और भी थीं, मगर शमशाद ने कहा था, दूसरी के पास मत जाना। उसका नाम दीपू है, दीपू पंजाब की है, उसी के पास जाना। और मैं दीपू के पास आ गया था। मैंने कहा था, शमशाद ने तुम्हारे पास भेजा है। मैं न्यूजीलैंड कंपनी का सेल्समैन हूं, कल सुबह कलकत्ते चला जाऊंगा। रात भर रहना चाहता हूं, मगर पैसे मेरे पास ज्यादा नहीं है। कौन शमशाद? कश्मीरी होटल वाला? वह खुद क्यों नहीं आया? जरूर परले मकान की कलूटी मैम के पास गया होगा, अब उसी के पास जाता है। दीपू ने एक लंबी सांस लेकर उत्तर दिया था और मेरे द्वारा मिले हुए 20 रुपए मकान मालिक को देने चली गई। फिर लौटकर बोली थी, फालतू पैसे हों तो देसी रम की बोतल मंगवाओ, कुल 8 रुपए में आ जाएगी। शराब और औरत यहाँ सस्ते में मिलती है। देखो ना, मैं बैठती तो रात भर के 50 रुपए लोग खुशी से दे जाते। मैं मेहनती औरत हूँ, कायदे से काम करना जानती हूँ। तुम जरा भी शर्म मत करो। समझ लो, अंधेरे में हर औरत हर्दमर्द की बीवी होती है। अंधेरे में शर्म मिट जाती है। रंग, धर्म, जात बिरादरी, मोहब्बत, ईमान, अंधेरे में सब कुछ मिट जाता है। सिर्फ कमर के नीचे बैठी हुई औरत याद रहती है। मगर रात के 12 भी नहीं बजे होंगे कि पुलिस आ गई। मकान का मुख्य द्वार अंदर से बंद था। मालिक ने खिड़की से झांक कर देखा होगा, पुलिस ही है। वह दीपू के कमरे के पास आया, बोला, दीपू, पुलिस आ गई है, ग्राहक के साथ भागो। वह दीपू जैसी दूसरी औरतों के कमरे के पास गया। ग्राहक के साथ भागना होगा। कहाँ? दीपू बोली, नीचे अंडरग्राउंड में। चलो, वहीं पिएंगे और तबीयत खुश करेंगे। घबराओ नहीं, पुलिस ज्यादा देर नहीं रुकेगी। दीपू नंगी थी और मैं भी लगभग प्राकृतिक अवस्था में ही था। उसने एक चादर लपेट ली और बोली, चलो ग्लास और बोतल उठा लो, जल्दी करो।
चारों तरफ घना अंधकार है और नंगे फर्श पर बैठे हुए हम लोग रोशनी का इंतजार कर रहे हैं। रोशनी कब आएगी? दीपू अपने देह से चादर उतारकर फर्श पर बिछाती है, दीवार टटोलकर बोतल और ग्लास किनारे रखती है, फिर पूछती है, और कौन कौन आया है? चंद्रावती, तुम भी आई हो? अंधेरे में कहीं कुछ नहीं दिखता है, अपना हाथ पांव तक नहीं, और इस अंधेरे में दीपू की आवाज चांदी की सफेद तलवार की तरह चमकने लगती है। बोलते क्यों नहीं? यहाँ की आवाज ऊपर नहीं जाती है, और अब तो मालिक पुलिस वालों को रुपए दे चुका होगा, अब क्यों डरते हो? बोलते क्यों नहीं? और कौन है यहाँ? कौन? दीपू रानी, तू भी आ गई। कैसा गाहक है तेरे पास? बोतल लेकर आया है? भाई, 1 औंस मुझे भी देना, यहां बड़ी सर्दी है। देगी तो? कोई दूसरी औरत अंधेरे की परतें तोड़ती हैं। मुझे लगता है अंधेरे में प्रेत छायाएं रेंग रही हैं। कमरे में टहलता हुआ कोई आदमी मेरी जांघ पर पांव रख देता है और डरकर उछल जाता है। मैंने समझा कोई जानवर है। जी हाँ, जानवर ही है। आप खुद को क्या समझते हैं? आदमी? हुजूर, यह जानवर ही आते हैं, आदमी नहीं। आप कौन हैं? दीपू हंसने लगती है। तब कमरे में टहलता हुआ वह आदमी सिगरेट के लिए माचिस जलाता है। वह ओवरकोट डाले हुए है, सिर पर हैट नहीं है, पाँव में जूते नहीं हैं, बड़ी बड़ी मूछें हैं, चेहरे पर फरिश्तों जैसा भाव उपजता है। मैं पूछता हूँ, आप कौन हैं? मैं यहाँ की एक फैक्ट्री में इंजीनियर हूँ, अकेला आदमी हूँ, वक्त काटने के लिए यहाँ चला आया। क्या पता था वक्त इस तहखाने में कटेगा। वह दोबारा माचिस जलाता है और इस कमरे में दूसरे मुसाफिरों को देखने लगता है। छोटा सा कमरा है, दीवारें नंगी हैं, फर्श सीलन से तर। अपनी ही बाहों में सिर डाले हुए एक दुबली पतली लड़की एक कोने में बैठी हुई है। हरी लुंगी और सफ़ेद कमीज पहने हुए एक बूढ़ा आदमी बीच कमरे में खड़ा है, चुपचाप। चंद्रावती एक विद्यार्थी जैसे दिखते हुए कमसिन लड़के के गोद में सिर डाले हुए लेटी हुई है। वह लड़का चंद्रावती का माथा सहला रहा है। माचिस की तीली बुझ जाती है। इंजीनियर कमरे में चक्कर काटता रहता है। उसके जूतों की भारी और सख्त आवाज अंधेरे में गूंजती रहती है। कमरे के बीच में खड़ा बूढ़ा आदमी कहता है, मेरे रुपए भी चले गए, मेरी औरत भी उधर ही रह गई, मेरे पास शराब भी नहीं है, सिगरेट भी नहीं। पता नहीं पुलिस कब तक ऊपर शोर मचाती रहेगी। ऊपर वाकई आग लगी हुई है, छत जैसे टूट जाएगी। पुलिस शायद कमरों की तलाशी ले रही है, शायद ऊपर रुकी हुई औरतों को तमाचे लगा रही है, शायद मकान मालिक को हंटर लग रही है। कुछ पता नहीं चलता है, सिर्फ लगता है ऊपर कोई दौड़ रहा है और चीख पुकार मची हुई है। विद्यार्थी दिखता हुआ कम उम्र लड़का बड़ी महीन आवाज में चीखता है, माचिस जलाओ, मेरे पैंट में कोई कीड़ा घुस गया है, माचिस जलाओ। मगर कोई माचिस नहीं जलता। इंजीनियर चुपचाप टहलता रहता है। दीपू मेरे करीब खिसक आती है, दीवार पकड़कर बोतल और गिलास ढूंढती है। जरा सी ठोकर से ग्लास टूट जाता है। मैं फर्श टटोलता हुआ ग्लास के बड़े टुकड़े किनारे हटाने लगता हूँ। शीशे के टुकड़ों की आवाज में बड़ा ही कोमल संगीत है। दीपू बोतल खोलकर 2 घूंट शराब गले में डालती है।
फिर बोतल मुझे थमाकर खांसने लगती है। पुरानी खांसी, शायद दम्मा है। चंद्रावती कहती है, अकेले अकेले पीने से यही होता है। दूंगी, बदजात तुझे भी दूंगी, इस तरह गालियां मत निकाल। दीपू चीखती है, फिर खांसने लगती है। सर्दी में जमे हुए अपने पांव मैं सीधा करने की कोशिश करता हूं। दाएं पांव की उंगलियों में रबर की कोई चीज फंस जाती है। पांव ऊपर खींचकर उसे उठाता हूं। इस तहखाने में भी रबर की यह चीज लाना लोग भूल नहीं सके। मैं मुस्कुराता हूं। मुस्कुराने के बाद रम की बोतल गले में उतारने की कोशिश करता हूं। पता नहीं अब कितनी शराब बची है। चंद्रावती अंधेरे में लड़खड़ाती हुई आती है और हंसती हुई मेरी गोद में गिर जाती है। दीपू समझ गई कि चंद्रावती ऐसी ही है। कहती है, देखो चंद्रा, शराब पिएगी तो इस बाबू को खुश करना पड़ेगा। यह बाबू हमारी ही जात का है। हम चमड़ा बेचते हैं, यह चमड़े से बना खेलकूद का सामान बेचता है। हाय रे, तुम तो एकदम नंगे हो। चंद्रावती खिलखिलाने लगती है। मैं खुश होकर बोतल उसके हाथ में थमा देता हूं। वह खुश होकर बोतल दीपू के हाथ में थमा देती है। बोतल खाली हो चुकी है और मेरा सिर चकराने लगा है। रबर की वह चीज अब तक मेरी उंगलियों में पड़ी है। मेरा सिर घूम रहा है। दुर्गंध से मेरी नाक फटी जा रही है। किस चीज की दुर्गंध? लगता है आसपास कई चूहे मरे पड़े होंगे। चंद्रावती बहुत जरा सी औरत बन गई है। मैं उसकी ब्लाउज के अंदर हाथ डालता हूं। अंदर जैसे कुछ भी नहीं है, सिर्फ मांस का एक झूलता हुआ टुकड़ा। मगर उसकी जांघों की पकड़ बेहद मजबूत है। मैं नफरत से भरकर दूर खिसकना चाहता हूं, लेकिन खिसक नहीं पाता। मेरी दोनों टांगें उसकी जांघों के बीच कैद हैं। बेहद मोटी टांगें, भारी कमर। दीपू कहती है, सिर्फ मिलिट्री वाले इस चंद्री के पास आते हैं। हरामजादी लोगों को तोड़ कर रख देती है। क्यों मिस्टर सेल्समैन, क्या हाल है? मैं सिकुड़ जाता हूं। चंद्रावती ताकत लगाती है। मैं सिकुड़ जाता हूं। लगता है मेरी जांघों के बीच कोई मरा हुआ चूहा चिपक गया हो। शराब ने मुझे और भी सर्द बना दिया है। तभी बीच कमरे में खड़ा बूढ़ा चीखने लगता है, सांप, मुझे सांप ने काट खाया है। रोशनी जलाओ, मुझे सांप ने काट लिया, रोशनी जलाओ। मगर रोशनी नहीं होती है। इंजीनियर के जूतों की आवाज रुक जाती है, मगर माचिस नहीं जलती। चंद्रावती के साथ आया हुआ लड़का गरजता है, माचिस जलाओ इंजीनियर साहब, माचिस जलाओ, मुझे सांप काट लेगा। मैंने एक बार सांप को मार दिया था। सांप मुझसे बदला लेगा। मुझे बचाओ, मुझे बचा लो। मगर इंजीनियर के पास कोई असर नहीं होता। वह कहता है, मेरे पास 2 सिगरेट हैं और माचिस की कुल 2 तीली हैं। जब मुझे सिगरेट पीने की ख्वाहिश होगी तभी माचिस जलाऊंगा। अंधेरे में इंजीनियर की सिगरेट का सिरा चमकता है। उसकी घनी मूछें चमकती हैं। वह एक किनारे दीवार के सहारे टिका खड़ा है और वह बूढ़ा चीख रहा है और वह लड़का चीख रहा है। और चंद्रावती कहती है, बूढ़े को मरने दो, कब्र में नहीं गया, यहाँ ऐश करने चला आया। और दीपू कहती है, रबर का सांप होगा। 8 नंबर कमरे वाली सुल्ताना पिछली पुलिस रेड में अपने साथ यहाँ रबर का सांप ले आई थी। हम लोग खूब डर गए थे। सुल्ताना का गाहक तो डर के मारे बेहोश हो गया था। रबर का सांप नहीं, सच्चा सांप है। मेरे पांव से खून बह रहा है। जहर ऊपर चढ़ रहा है, सबको काट लेगा।
बूढ़ा आदमी चीखता रहता है और फर्श पर गिरकर छटपटाने लगता है। दीपू हंसती है, साला छटपटा रहा है। अरे अब्बा जान, बूढ़े आदमी हो, मर गए तो क्या बिगड़ जाएगा। क्यों बे चंद्री, क्या करती है, जल्दी खलास क्यों नहीं करती है। बेचारे ने 8 की शराब मंगाई है, 20 रुपए कैश दिए हैं, मुर्गे का गोश्त ऊपर ही पड़ा रह गया। ज़रा बेचारे को मौज पानी लेने दो। 2-1 कसरत मैं भी करूँगी। जल्दी कर चंद्री, मैं अब गर्म होती जा रही हूँ। अब इंजीनियर माचिस जलाकर दूसरी सिगरेट सुलगाता है। बूढ़े के पाँव में ग्लास का टुकड़ा गड़ गया है। वाकई खून बह रहा है। बूढ़ा फर्श पर पाँव पटक पटक कर चीख रहा है, मैं कोयले का स्टॉकिस्ट हूँ, मर गया तो लोग गोदाम तोड़कर सारा कोयला उठा ले जाएंगे। बेटा मेरा आवारा निकल गया है, घर दरवाजे तक बेचकर रंडियों को दे देगा। मुझे बचाओ, बाहर जाने दो, मुझे इस तहखाने से निकालो। विद्यार्थी दिखते हुए लड़के ने माचिस की रोशनी में दीवार के सहारे चुपचाप और अकेली लड़की को देख लिया है। बहू खिसक कर उसके पास जा रहा है। लड़की डरी हुई है और खामोश है। लड़का शायद चंद्रावती के अभाव को पूरा करना चाहता है। इंजीनियर माचिस बुझा देता है और सीने की सारी ताकत लगाकर सिगरेट के कश खींचता रहता है। शराब की खाली बोतल दीपू की जांघों के बीच दबी पड़ी है, लकड़ी के कूंदों की तरह मोटी मोटी जांघें। चंद्रावती ने मेरी गर्दन में अपनी बाहें फंसा दी हैं और मुझे हिलाती हुई कह रही है, ए मिस्टर, थोड़ा होश तुम भी करो, अकेले मैं क्या करूं, थोड़ी ताकत लगाओ। मगर मुझे लगता है कि मैं अब बेहोश हो जाऊंगा। यह घुटन, यह ठंडी फर्श, इंजीनियर के सिगरेट का धुआं, मरे हुए चूहों की दुर्गंध, बूढ़े आदमी की चीख पुकार, दीपू की जांघों में अटकी हुई बोतल। मुझे लगता है कि अब मैं बेहोश हो जाऊंगा। अचानक बोतल दूर फेंककर दीपू चीखती है, तू हट जा चंद्रावती, तू अब रास्ता छोड़, मैं इस बाबू को बताती हूँ। चल परे हट, साले को मैं कच्चा चबा जाऊंगी। और रम की खाली बोतल दीवार के सहारे बैठी उस लड़की के पास गिरती है। वह बड़ी पतली आवाज में चीखती है, मैं मर गई, मेरा सिर फट गया, मैं मर गई। वह लड़का शिकारी कुत्ते की तरह उछलकर उसके पास पहुंच जाता है। इंजीनियर फिर टहलने लगता है। उसके जूतों की आवाज़ बड़ी भयानक है। चंद्रावती फर्श पर गिरी हुई हाँफ रही है। दीपू मेरे ऊपर चढ़ी है और मुझे झकझोर रही है। मैं धीरे धीरे सो जाता हूँ, शायद बेहोश हो जाता हूँ, शायद मर जाता हूँ। मर जाने के सिवा अब कोई और उपाय नहीं रह गया है।